मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम डीआई की अगली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सारणी के बारे में पढ़ेंगे, सारणी से संबंधित सवाल लगाएंगे, या उसे तालिका सारणी कहें चाहे तालिका कहें, उससे संबंधित सवाल लगाएंगे। इसके पहले हमने उसके पाई चार्ट और ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन लगाए हैं। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि डीआई में सारणी, पाई चार्ट, ग्राफ ये मेन है। लेकिन आप ये समझिए कि डीआई का मतलब है आपको आंकड़े व्यवस्थित रूप में दिए होंगे और उसको आपको उनको समझकर आपको उस चीज़ को लगाना है। आपको आंकड़े सुव्यवस्थित रूप में दिए होंगे। अब उसमें आपका सारणी भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है। अब आपने कभी कभी देखे होंगे कि पाई चार्ट और सारणी दोनों होते हैं, या ग्राफ और सारणी दोनों होते हैं। कोई कैसे भी हो सकता है। जो आपके सामने दिए होंगे आंकड़े एक व्यवस्था में, उस व्यवस्था को समझकर, उन आंकड़ों को समझकर आपको सवाल लगाने हैं। तो चलिए आज हम सारणी को विधिवत समझेंगे। और मेरे साथ जब आप समझेंगे तो आप जैसा कि जानते हैं कि ज़्यादातर हम क्वेश्चन को मौखिक लगाएंगे। मौखिक लगाने का मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो पूरी मैथ है वो कहीं ना कहीं वो मौखिक होती है। आपको इस हिसाब से ही क्वेश्चन दिया जाता है कि आप उसे बड़ी आसानी से कर सको। लेकिन जब आप सार्वत्रिक और सूत्रों के झमेले में फंसते हो तो आपको मैथ का स्वरूप बदला हुआ कुछ दिखता है। तो हम कोशिश करेंगे आपको इनको भी, इन चीज़ों को भी मौखिक आपको अनुभव कराने का प्रयास करें। लेकिन हम जहाँ वैसे होगा तो जैसे आप सब लगाते हैं या दूसरे लोग लगवाते हैं वैसे भी करवा देंगे, और मौखिक भी आपको करवाने का प्रयास करें। देखिए मौखिक में कुछ नहीं, वो बड़ी आसान चीज़ें हैं, बस वो अनुभव करने की चीज़ें हैं। और वो चीज़ें आपको धीरे धीरे जब मेरे साथ क्रमानुसार आगे बढ़ेंगे, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, ऐसे जब सभी वीडियो देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मौखिक समझ पूरी मैथ में बनने लगेगी और आप क्वेश्चन देखेंगे और वो लग जाएगा। तो आज चलिए ये क्वेश्चन आपका लगाते हैं। तो दिया है कि नीचे दी गई तालिका में कोई 5 दुकानें हैं। विभिन्न वस्तुओं के विक्रय मूल्य को दर्शाया गया है। अब कोई 5 दुकानों पर कितनी वस्तुओं, 4 विभिन्न वस्तुओं के विक्रय मूल्य को दर्शाया गया है। अब आप इस बात को समझो। आपकी दुकानें कितनी हैं? दुकानें 5 हैं और आपके वस्तुएं कितनी हैं? 4 हैं। देखो जो आपकी सारणी दी है उसमें इधर यह दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2, दुकान नंबर 3, दुकान नंबर 4, दुकान नंबर 5 ऐसे दिया हुआ है। इसी प्रकार से इधर देखें तो वस्तु ए, वस्तु बी, वस्तु सी, वस्तु डी ये दिया हुआ है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है लिखा, यदि कोई ग्राहक दुकान 2 से दुकान नंबर 2 पर जाए, दुकान 2 से प्रत्येक वस्तु की 2 किग्रा मात्रा खरीदता है। तो दुकान 2 पर जाइए। दुकान 2 आपकी कहाँ है? ये दुकान 2 है। इस दुकान पर 2 पर आए और दुकान 2 से प्रत्येक वस्तु, अब वस्तु ये कौन है? ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, ये सी वस्तु है, ये डी वस्तु है, ये आपकी है। ये क्या दिया है? ये जो सब दिया है ये बेटा दिया है इनका विक्रय मूल्य वस्तुओं का, 1 किग्रा वस्तु का विक्रय मूल्य सब दिए हैं। तो दुकान 2 से 2-2 किग्रा वस्तु लेनी है। अब सोचिए, अब दुकान 2 से, एक तो उसने कहा दुकान 2 से लीजिए और प्रत्येक वस्तु कितने किग्रा लीजिए? 2 किग्रा लीजिए। अब जब आप सवाल लगाते हैं तो यहाँ 2-2 मत कीजिए, क्योंकि अगर उसको ऐसा करवाना होता तो 12 दूनी 24, 20 दूनी 40, कोई कठिन नहीं, आप कर लेंगे। लेकिन जब उसने सब में की 2-2 किग्रा कह दिया तो आप अभी इसको दूना मत कीजिए। अभी आप मान लीजिए 1-1 किलो ही अगर लें इस दुकान से तो 12 और 12 24 और 20 40, 24 40 60, 60 64, टोटल 64 रुपये हुए। भाई 1-1 किग्रा के मूल्य दिए हैं। दुकान 2 पर ए वस्तु है, उसका मूल्य है 12 रुपये 1 किग्रा का, बी का 20 एंड सी का 12 एंड डी का 20। ये 1-1 किग्रा का मूल्य है। अब हमने अगर एक बार सीधे इसको जोड़ें तो ये सब आता है 20 20 40 12 12 24 64। अब मतलब जोड़ना भी आपको नहीं है, बस देखेंगे, आप देखेंगे 20 20 2 बार 12 12 2 64 दिखता है।
अब 64 जब टोटल हो गया, अगर 1-1 किलो लेता, लेकिन इसने कितना कितना लिया, 2-2 किलो लिए, तो आपका मतलब उत्तर कितना आना चाहिए, 128। उत्तर आपका बेटा ये है। मौखिक का मैं तो ये कहता हूँ बेटा, मौखिक का मतलब यहाँ तक होता है कि आप जोड़ भी नहीं करेंगे, जितना जहाँ संभव होगा। अब ऐसी कोई वो नहीं है कि हम जोड़ नहीं ही करेंगे, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ बेशक करेंगे, लेकिन ज़्यादातर सवालों में इस हिसाब से व्यवस्था दी होती है कि आप सवाल देखोगे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ यही आंकड़े क्यों इतने अच्छे हैं आपको, 20-20, 40 और 12-12, 24, 64 दिखता है। अगर 64 रुपये होता, अगर 1-1 किलो लेते, चूँकि उसने लिए 2-2 किलो, तो 2-2 किलो से 2-2 किलो मतलब दुगना सब है चीज़, तो 2 गुना कर दीजिए, 128 रुपये। बात आप समझ गए होंगे। तो बिल्कुल अच्छा सवाल था, और ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, आपको हर क्वेश्चन आसान लगेगा, आप ये अपेक्षा ही नहीं रखिए कोई क्वेश्चन कठिन होगा बहुत आपके सामने आके, नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ग्राहक वस्तु ए की 3 किग्रा मात्रा प्रत्येक दुकान से खरीदता है तो टोटल विक्रय मूल्य बता। अब यहाँ क्या उसने कहा, यदि एक ग्राहक वस्तु ए की 3 किग्रा मात्रा प्रत्येक दुकान से, अब इसमें वस्तु ए, जो बेटा वस्तु ए है ये वाली, इसकी 3 किग्रा मात्रा प्रत्येक दुकान से, मतलब दुकान ए से खरीदेगा, दुकान बी से खरीदेगा, दुकान 3 से, दुकान 4 से, दुकान 5 से खरीदेगा। अब प्रत्येक दुकान से 3 किग्रा खरीद रहा है, तो इसमें मूल्य तो 1-1 किग्रा का बेटा ये दिया है, तो हम 1-1 किग्रा का पहले मान लें। अगर प्रत्येक दुकान से ए वस्तु 1-1 किग्रा खरीदी जाए तो आप सोचिए कितना हो जाएगा, 10, 10-20, 10-30, 10-40, 10-50, 50, और इधर देखें तो 6 और उधर देखें तो 4, कितना हो गया, 60। अब ये जब 60 हो गया, ये क्या 60 हुआ, जब 1-1 किलो लेता प्रत्येक दुकान से ए की मात्रा तो 60 होता, लेकिन इसने लिया कितना कितना लिया, 3-3 है। तो इस प्रकार से जब 3-3 लेगा तो बेटा कितना होगा, 180 होगा। बात समझ गए। ये बेटा कोई मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपके UPSSC, SI वगैरह में सब इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम SI के भी क्वेश्चन करवा देंगे, और UPSSC में तो प्रारंभिक परीक्षा जो उसकी है उसके तो भी कोई पेपर हुए नहीं पेट के, नहीं तो उसके भी करवा देंगे। जब उसके आगे कभी मिलेंगे तो उसके भी करवा देंगे। आपको इससे नहीं लेना देना है, आपको DI सीखना है तो उस हर प्रकार का सवाल सीखना हो, चाहे SSC में आया हो, चाहे UPSI में आया हो, चाहे SSC GD में आया हो, कोई सवाल आपके लिए, सब सवाल महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से बेटा कितना हो गया, 180। तो आप मौखिक चीज़ों को कीजिए, और ये इसलिए नहीं जल्दी हो जाएगा, इसलिए कि वास्तविक तरीका भी यही है, वो तरीका नहीं है जो हम बहुत जटिल बना के चीज़ों को लगाते हैं सूत्रों से, उनसे नहीं। वस्तु सी का औसत विक्रय मूल्य क्या है, आपको समझ भी मैथ में होनी चाहिए। जब वो कहता है वस्तु सी का औसत विक्रय मूल्य क्या है, तो इसका मतलब है वस्तु सी है, इसके विक्रय मूल्य सभी दुकानों में अलग अलग हैं। औसत का मतलब है जो सभी दुकानों में अलग अलग विक्रय मूल्य हैं, अगर इनको सबको मिलाकर एक साथ बराबर कर दिया जाए तो वही तो औसत होता है। तो अब सोचिए वस्तु सी का औसत विक्रय मूल्य, तो इसमें 18, इसमें 12, इसमें 14, इसमें 15, इसमें 17, तो औसत विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको समझना। तो 18 एंड 12, 18, 12, 20, 30 एंड 14 एंड 15। अब सोचिए कैसे हम जोड़ रहे हैं, 18, 12, 20, 30 दिखता है क्योंकि 10, 10 आपका 30 दिखता है। इधर बेटा 30 हो नहीं रहा है, 14 और 15 30 नहीं हो रहा, लेकिन हम 30 मान लेते हैं। 30, 30, 60, एक कम है, बल्कि एक हम ध्यान रखेंगे तो 60 हो गया, और इसका बेटा 70 हो गया, और इसमें 7 में का एक उधर मान लीजिए जो कम था तो 76 हो गया। बात समझ पाए आप? देखिए कैसे मैंने कहा कि आप 18 और 12 को जब एक साथ देखते हैं तो आपको 30 नहीं दिखता है, क्योंकि 10, 10, 20 और 8 तो 30 ये दिखेगा आपको। और इसको देखेंगे तो 29 दिखता है, एक 30 से कम, तो इसको भी 30 मान लें, ये तो 30 ही है, 60 हो गया। अब एक इसमें कम था, एक तो इसमें वो डाल दी पूर्ति कर ले, 30, 60 हो गया। अब ये बचा 16, 16 में से अगर 60 में 16 जोड़ें तो 76 दिखता है। तो 76 क्या है,
76 है सभी दुकानों में, पांचों दुकानों में। अब औसत निकालने का मतलब इसको बराबर किया जाए, तो बांटोगे अगर, तो अब इसको भाग, आप सब जानते भी होंगे बहुत चीज़ें, अब इसको भाग नहीं देना। 76 का दूना कितना होता है? 75 दूनी 150 होता है, 76 दूनी 152 हुआ। अब 152 जो हुआ उसको ऐसे कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 15.2। बात समझ गए? आप भाग दे के देखिए तब भी यही आएगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा, और उसमें भी वही आएगा। वस्तु सी का औसत विक्रय मूल्य क्या है? 15.2। 15.2, बात समझ गए ना? 15.2। ये देखिए, आप बिल्कुल आराम से लगाइए। अब यहाँ औसत का मतलब आपको पता हो थोड़ा सा, सी का औसत विक्रय मूल्य। अब क्या सी का औसत विक्रय मूल्य? सी का विक्रय मूल्य सभी दुकानों में अलग अलग है, यानी कि औसत का मतलब सबको बराबर कर दीजिए। बराबर औसत निकालते तो क्या करते? सबको जोड़कर जितने हो उतने जगह बांट देते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अगला सवाल, यदि प्रत्येक वस्तु का 1 किग्रा प्रत्येक दुकान से खरीदा जाए तो कौन सी दुकान का टोटल विक्रय मूल्य सबसे कम होगा? इसमें क्या कहा? यदि प्रत्येक वस्तु का 1 किग्रा, प्रत्येक वस्तु ए बी सी डी, प्रत्येक वस्तु का 1 किग्रा प्रत्येक दुकान से खरीदा जाए तो कौन सी दुकान का विक्रय मूल्य सबसे कम होगा? बेटा अगर देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु का 1 किग्रा, बेटा 1 ही किग्रा का मूल्य दिया है, 1 किग्रा का ही मूल्य दिया है। तो प्रत्येक दुकान से 1 किग्रा का मूल्य दिया है, तो एक ही तो किग्रा का मूल्य लिखा है। तो इनको जोड़ ही तो देखना है, किसका जोड़ मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, वही आपका उत्तर होगा। कौन सी दुकान का कुल विक्रय मूल्य सबसे कम होगा? तो आप सोचिए इसमें जोड़ किसका कम लग रहा है। अब आप जोड़ना चाहो जोड़ो, जोड़ना भी यहाँ देखिए, अब दोनों रास्ते, जोड़ना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जोड़ोगे तब जोड़ भी 5 जगह लोगे, न जोड़ना चाहो क्योंकि इससे भी कभी कभी काम चल जाता है, तो आपको सबसे मिनिमम वाला लेना है। तो देखिए इन दो में पहले देखने का प्रयास कीजिए। किसमें किसमें बेटा? इसको देखने का प्रयास कीजिए। आप जब देखते हो 20-20 तो बराबर है, 20-21 ये थोड़ा बड़ा है, 18 ये तो काफ़ी बड़ा, 6 बड़ा है, इधर ये 2 छोटा है, यानी कि टोटल अगर मान के चलो तो ये वाला बड़ा हुआ और ये योग छोटा हुआ। यही तो हुआ भाई। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, बेशक आप इनके योग को यहाँ लिख लीजिए जोड़ जोड़ के, जो सबसे कम आए वही आपका उत्तर होगा। यहाँ पर इतना कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन हम दूसरी चीज़ आपको सिखाते हैं और ये ज़्यादातर 90% आपकी संभव होती है। अब इसको एक नज़र देखिए, जितनी आपकी आदत, जितनी गणित आपकी अच्छी होती जाएगी, आदत बनती जाएगी। आप इसको देखकर ही बता देंगे किसका योग छोटा है। तो जब एक नज़र देखते, इस पर नज़र जाती बराबर, ये थोड़ा एक बड़ा, ये थोड़ा देखो एक बड़ा 21 है। अब यहाँ तो इन दोनों से थोड़ा यही बड़ा निकला और इसमें 2 छोटा है, तो ये भैया 6 बड़ा भी तो है, तो अर्थात यही बड़ा, इसका योग ज़्यादा है तो इसका योग कम है, तो अभी तो यही सबसे छोटा है। हमको सबसे कम योग वाले ही तो निकालना, अभी तो हमारे पास यही है। अब इसकी तुलना करके देखें। अब इसमें जब देखोगे तो देखो बेटा, इसको जब इसमें आप देखोगे तो देखें, एक मिनट, यदि प्रत्येक दुकान से, ये नहीं था बेटा, ये था शायद, ओह हाँ, ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। यदि प्रत्येक वस्तु का 1 किग्रा प्रत्येक दुकान से खरीदा जाए तो किसका विक्रय मूल्य सबसे कम होगा? किसका विक्रय मूल्य सबसे कम होगा, यही तो उसने कहा। तो किसका विक्रय मूल्य सबसे कम होगा, ये उसने कहा।
तो मैंने क्या कहा था, इसमें आप देखिए किसका सबसे कम जोड़ है, वो तो मैंने आपको समझाया ना। तो अभी तक किसका है, इसी का है। जब इससे जब इसकी तुलना करते हो तो देखिए एक का अंतर है, एक से ये बड़ा है ये, लेकिन दो से बड़ा हो गया तो भाई यही बड़ा हो गया। लेकिन ये देखो दोनों बड़े हैं तो यानी कि यही बड़ा, तो अभी भी हमारा यही छोटा है, यही अभी है आपका। अगला देख लीजिए, जब इससे तुलना करते हो तो ये एक बड़ा है, इसमें ये देखो एक छोटा है, तो बैलेंस बराबर हो गया। इसमें ये बड़ा है, इसमें एक छोटा है, तो लेकिन इसमें 4 बड़ा है, तो अभी भी ये यही सबसे छोटा है, ये बड़ा हो गया। अब इससे इसकी देख लें, इसमें एक बड़ा है, इसमें भी ये एक बड़ा है, और इसमें भी बेटा यही बड़ा है, ये बराबर है। तो इस प्रकार से सबसे छोटा यही है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस बात को आप समझो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो बिना जोड़े भी आपको दिखता है, थोड़ा सा आप अगर मैथ आप अच्छी कर ली है आपने तो थोड़ा सा देखोगे तो दिखेगा हाँ यही सबसे कम है, तो आपका यही आपका उत्तर होगा। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखें। निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलिए ये सवाल देखिए क्या है। निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। 385 और 388, ये क्वेश्चन 385 से 388 तक है, वो आपका जिस बुक से उसका है। वह कर्मचारी कौन है जिसका बकाया से आय का वेतन से आय के साथ अनुपात न्यूनतम है? अब इसकी बात जरा समझो, बड़ा जटिल सेंटेंस है ये। आपको ऐसे जब जटिल सेंटेंस मिला करे तो इंग्लिश में भी कुछ, चूँकि आपके क्वेश्चन बुकलेट में दिया रहता है तो इंग्लिश वाला जो लिखा होता है उसको देख लिया करो, वहाँ से स्पष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो सारणी को समझिए। निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए और इसको, अब अध्ययन इसमें क्या, इधर बेटा ये कर्मचारी दिए हैं और इधर क्या दिया है, आय का स्रोत दिया है। जैसे कर्मचारी का नाम ये एक है, एक यल है, एक यम है, एक यन है, एक ओ है। एक कर्मचारियों के नाम दे, इधर वेतन से कुछ आय उसकी होती है, कुछ बोनस से आय होती है, कुछ वो ओवर टाइम करता है उससे होती है, कुछ बकाया से होता है, और विविध से भी, विभिन्न प्रकार से भी वो कुछ कमा लेता है, और टोटल उसका जो है ये दिखता है। इसी प्रकार से बेटा प्रत्येक कर्मचारी का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इनको आप देखिए, प्रत्येक कर्मचारी का बेटा दिया हुआ है। तो ये हिसाब है। उसने कहा वह कर्मचारी कौन है जिसका बकाया से आय, बकाया से आय। जब आप सारणी पढ़े हो तो आप समझ जाओ, वैसे तो बकाया से आय कुछ अटपटा लगता है, लेकिन आप देखो आय इसकी विभिन्न तरीकों से हो रही है। बकाया से भी आय का स्रोत, तो वही है बकाया से आय। तो बकाया से आय का वेतन से, बकाया से आय, आय का वेतन से आय के साथ न्यूनतम अनुपात है। अब यह बात को समझना, उसने कहा है उसके आय के जो विभिन्न स्रोत हैं उसमें बकाया से जो आय होती है और जो वेतन से आय होती है उसका अनुपात न्यूनतम हो। अब यहाँ न्यूनतम अनुपात से क्या तात्पर्य है? बराबर होता तो आप ऐसे वाला भी समझ सकते थे, 2:5 इस टाइप में समझ सकते थे, लेकिन यह न्यूनतम से है तो इसको आपको इस रूप में समझना होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेतन से आय के साथ उसने पूछा है, तो ये अनुपात है वेतन के आय के साथ उसने पूछा, तो उसको नीचे रखना पड़ेगा। मतलब वेतन से आय हो वो नीचे रखो, और जो वेतन से आय हो वो नीचे रखो, और जो बकाया से आय हो वो ऊपर रखो, और उसके बाद एक अनुपात निकलेगा। तो आप बेटा बताओ कि ये मान किन परिस्थितियों में न्यूनतम होगा? ये मान उन परिस्थितियों में न्यूनतम होगा जब हर आपका बड़ा होगा और अंश आपका छोटा होगा। तात्पर्य यह है कि वेतन ज़्यादा से ज़्यादा हो और बकाया कम से कम हो। लेकिन यहाँ यह भी समझना होगा कि ये एक अनुपातिक होता है, जैसे रेशियो है, भिन्न है, अनुपात है, एक सब हिसाब होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कहीं ये 200 लिख दिया और यहाँ 100 लिख दिया, ठीक, आप समझिए बात को, और यहाँ 250 लिखा है और यहाँ लिखा है 100, 102। अब आप किसको ज़्यादा कहेंगे?
अब तो इसमें देखो ज़्यादा ये है, तो बेशक ये अनुपात न्यूनतम हो गया। अब आप ये मत सोचिए इसमें न्यूनतम संख्याएं दी तो, क्योंकि न्यूनतम तो ये हो गया क्योंकि अंतर इसमें ज़्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब है वो संख्या जिसमें अंतर अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा। अपेक्षाकृत ज़्यादा का मतलब और थोड़ा मैं स्पष्ट करता हूँ, इस चीज़ को देखिएगा। जैसे यहाँ बेटा हो 50 और यहाँ हो आपका 30, दूसरी जगह हो यहाँ हो 100 और यहाँ हो 70, तो इसमें देखिए अंतर बेटा है 20 का, लेकिन इसमें अंतर कितने का है? इसमें अंतर 30 का है। तो अंतर तो इसमें ज़्यादा है, लेकिन भिन्न ये छोटी है। बताओ क्यों? हाँ, अनुपात कहो चाहे भिन्न कहो, अंतर तो बेशक इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये छोटी है। भाई क्यों छोटी है? क्योंकि इसमें 50 है, उस समय ये 20 कम है, और इसमें 100 है, उस समय 30 कम है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको 40 कम होना चाहिए था। अगर 40 कम होता तो इसको कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए था। बात समझ रहे ना? तो अब इसको काट के देखो, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, इसको भी काट के देखो, 20 3 60, 20 5 बराबर है। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ आपका 50 था, यहाँ आपका 30 था, यहाँ आपका 100 है, यहाँ आपका 60 है। अब मैंने ये कहा जिसमें अंतर ये सबसे ज़्यादा होगा वो आपका उत्तर होगा, वो नहीं होगा। अपेक्षाकृत, सापेक्ष, जिसमें अंतर ज़्यादा होगा। मतलब सिर्फ ऐसे देखेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि भाई इसमें अंतर, सॉरी मैंने यहाँ 70 लिखा था पहले, तो 70 है, तो इसमें अंतर बेटा 30 का है, इसमें अंतर 20 का है, तब तो इसमें अंतर ज़्यादा है, तो ये अनुपात छोटा होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें 50 पर ही 30 छोटा हो गया है और ये 100 पर 70 है। हाँ, अगर ये 100 पर ये कितना 40 छोटा होता, मतलब 60 होता, इतना डिफरेंस होता, यहाँ जो 20 डिफरेंस वही यहाँ 40 डिफरेंस, तब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं अनुपात में। देख लीजिए आप, इसका आएगा 3 10 से काटेंगे 3 अनुपात 5, इसमें 20 3 60 20 5, देखिए बराबर है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है डिफरेंस अपेक्षाकृत ज़्यादा हो। अपेक्षाकृत मतलब अगर एक संख्या बड़ी है तो डिफरेंस भी बड़ा होगा, लेकिन आप देखिए अपेक्षाकृत ज़्यादा कौन है। तो इसमें देखिए, इसमें भले ही डिफरेंस से 20 था, लेकिन ये छोटा अनुपात था, क्योंकि 50 पर इसमें 20 था और इसमें 100 पर 30 था, बल्कि 100 पर इसके हिसाब से कितना अंतर होना चाहिए? 40। तो आप अगर अनुपात और प्रसवते समझते हैं तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को समझकर हम करते हैं सवाल को, और मौखिक होगा ये भी सवाल। वह कर्मचारी कौन है जिसका बकाया आय से अनुपात न्यूनतम होगा? यही तो कहा, बकाया आय से, जिससे बकाया से आय, जो बकाया से आय होती है और जो वेतन से आय होती है, उसका न्यूनतम अनुपात है। तो बकाया से आय देखिए बेटा कौन है? ये है। तो बकाया से आय वाली ये लाइन हो गई, अब वेतन से आय वाली बेटा ये लाइन है। अब बात को ज़रा समझना ठीक से। अब इसमें अब हम अनुपात भी नहीं निकालेंगे। आप सोच रहे हो अनुपात, लोग तो सवाल लगवाएंगे तो अनुपात निकलवाएंगे, हम वो भी नहीं निकलवाएंगे। और मैंने ये आपको बताया था इसमें नीचे कौन रहेगा? इसमें नीचे वेतन रहेगा और ऊपर कौन रहेगा? ऊपर बकाया रहेगा, क्योंकि वेतन से आय के साथ उसने पूछा अनुपात, ठीक। लेकिन मैंने आपको समझा दिया डिफरेंस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, अपेक्षाकृत, ये भी समझ लीजिएगा। तो आप बात समझो, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भाई 6000 है, तो वेतन कितना है? 12000 है, तो इसमें तो दूने का अंतर है, दूना सही है। अपेक्षाकृत शब्द में दूना, तिगुना और प्रसत ये सब आता है। तो ये 6000 12000 दो गुना देखिए है ये, और इसमें ये 54 है, इसका 2 गुना नहीं। तो ये तो देखा जाए तो इसमें बकाया से आय बहुत ज़्यादा है, और इसमें देखा जाए 12000 एंड 21000, तो 12 दूनी 24000। तो इसमें भी देखा जाए तो दुगना ये नहीं है, तो इसमें भी देखा जाए तो बकाया से आय ज़्यादा है। इसमें देखा जाए 4200 का दूना 8800 होता है, तो ये दुगने से भी ज़्यादा है वेतन, दुगने से भी क्या है? ज़्यादा है वेतन। और इसमें देखिए 7500 है, इसमें 12000 है, 7500 का दुगना होता है 15000, तो इसमें दुगने से कम है। बात समझ गए? मैंने क्या बताया था? अनुपात न्यूनतम वह होगा जब अपेक्षाकृत वेतन और बकाया में बहुत अंतर होगा,
ज़्यादा अंतर होगा। ज़्यादा का अंतर है, देखिए अब आपका उद्देश्य क्या है, बकाया कम हो और वेतन से ज़्यादा हो, बकाया से आय कम हो और वेतन से ज़्यादा। तो देखिए 6,000 है, इसका दुगना है 12,000। बात समझिए, सापेक्ष स्थिति को समझिए। और इसमें है 54, लेकिन उधर तो 6,000, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा अगर अनुपात देखा जाए तो यही है, क्योंकि इसमें वेतन से आय की अपेक्षा बकाया से आय लगभग बराबर है। इसमें कितनी है, आधी है। इसमें कितनी है, इसमें आधी से ज़्यादा है, या ये कहिए ये दुगने से कम है, ये दुगना है। लेकिन इसमें देखिए आप, ये दुगने से ज़्यादा है, अर्थात वेतन से आय के सापेक्ष अगर बकाया से आय देखी जाए तो आधे से भी कम है। और इसमें देखा जाए तो 7500 का दूना 15,000 होता तो ये नहीं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर कौन हुआ, यन। बात आप समझ गए होंगे। अब जो बच्चे प्रारंभिक स्थिति में हैं और गणित को भाई बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखिए, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। आप इस चीज़ को समझो कि जो मैंने अपेक्षाकृत शब्द का पालन की आपसे बोला है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, सवाल मौखिक लग जाएगा। अपेक्षाकृत का मतलब बेटा ये 10 है तो ये 5 है, तो अंतर कितने का, 5 का। लेकिन कोई कहे भैया 20 और ये आपका 12 है, तो अंतर तो इसमें 8 हुआ, लेकिन ये अनुपात जो है भाई ये 20 हुआ तो इसको 10 ही तो होना चाहिए था अगर ये छोटा होता, बल्कि 10 से भी कम होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, क्योंकि इसका 10 दूनी 20 तो 5 दूनी 10 अगर होता तब तो इसके बराबर रहता। छोटा अनुपात तब होगा जब 5 दूनी 10 से नीचे होगा, जैसे 9 हो 8 हो तब छोटा होगा। बात समझ रहे ना। तो ये चीज़ है, इसको आप समझें, या इसको अगर अपनी दैनिक भाषा में आप समझें तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि वेतन देखिए 12,000 वेतन से आए है तो बकाया से आए 6,000 है, यानी कि आधी है। या आप ऐसा कह सकते हैं जितना बकाया है उसका वेतन 2 गुना है। इसमें भैया जितना बकाया है उसका वेतन तो लगभग उतना ही वेतन से भी है, 2 गुना का तो कोई हो नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर अनुपात देखा जाए तो ये होगा यल वाला होगा। उसके बाद देखा जाए तो ये इसमें देखिए 12,000 है, ये 21,000 है, तो ये भाई आधे से ज़्यादा है। तो इसमें भी वेतन बकाया से अपेक्षाकृत ज़्यादा है, क्योंकि आधा तो इसमें था, इसमें तो आधे से थोड़ा ज़्यादा है। अब इसमें देखा जाए बेटा आधा भी नहीं रहेगा, क्योंकि 4200 का दुगना 8800 होता है, तो ये तो आधा से भी कम है। और मैंने बताया कि बकाया से आय ऊपर है, ये जितना कम होगा अपेक्षाकृत और ये जितना ज़्यादा होगा वही अनुपात छोटा होगा, तो आपका उत्तर होगा यन। बात समझ गए। अगर आप इसको नहीं ऐसे लगाते हैं, वैसे यही सबसे श्रेष्ठ तरीका है और मौखिक ही मैथ लगनी चाहिए। नहीं लगाते तो भैया सबके अनुपात निकाल लेना, ऊपर रखना किसका ऊपर है, ये बकाया से आय का वेतन से आय के साथ, तो वेतन वाला रखना नीचे और बकाया वाला रखना ऊपर, फिर उसको सरलतम रूप में ले जाना। बेटा सरलतम रूप का मतलब क्या है, जैसे वेतन से कितना लिखा 12,000 और इससे लिखा 6,000, अब इसको काटिए, ये आया सरलतम रूप। इसी प्रकार से दूसरा वाला निकालिए, तीसरा वाला निकालिए, फिर आप देखेंगे उत्तर आपका वही आएगा। बात समझ गए। चलिए आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखें तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें देखें अगला क्वेश्चन भैया। लिखा है वह कर्मचारी जो अपनी आय की तुलना में अधिकतम बोनस कमाता है। अपनी आय की वह कर्मचारी जो अपनी कुल आय की तुलना में अधिकतम बोनस कमाता है। यहाँ भी बेटा तुलना शब्द है, यहाँ भी वही बातें हैं, बात को समझो। यहाँ भी उसने कहा वह कर्मचारी जो अपनी आय की तुलना में अधिकतम बोनस कमाता है, मतलब आय उसकी टोटल आय कुल आय की तुलना में अधिकतम बोनस, मतलब इसमें कुल आय 27,000 है, इसमें 15,000 है, तो इसको भी देखना पड़ेगा, फिर बोनस को देखना पड़ेगा। तो बोनस वाला बेटा कहाँ है, बोनस वाला ये। तो आप समझो इसमें जब 27,000 है टोटल आय
तो इसमें भैया 24,000 कमाता है, तो आप 2400 कमाता है, तो आप इसको अगर 10 गुना कीजिए 2400 को तो 24,000 होता है, तो 27,000 से नीचे रह जाता है। आप बात को समझो कैसे। अधिकतम कहा है अपेक्षाकृत या तुलना में अधिकतम, इसकी तुलना में अधिकतम हो। ऐसे खाली अधिकतम देखोगे तो बेटा ये आ जाएगा उत्तर आपका। अब ये है कि नहीं है अभी पता नहीं, क्योंकि बोनस तो सबसे ज़्यादा ये है, लेकिन आपको कैसे देखना है, टोटल आय की तुलना में, तो इसको भी महत्व देना पड़ेगा। तो आप बेटा मोटा मोटा देखो तो ये अगर हम इसको 10 गुना भी कर दें तब भी इसे कम रह जाता है, यानी कि ये इतना है, इसको 10 गुना कर दें तब इससे कम रह जाता है, तो ये भी ज़्यादा ही है। इसको अगर बेटा कितना करें, ये आपका 4500 है, ये 45,000 है, तो 10 गुना है, फिट है, पूरा आपका 10,000 है, 10 गुना है। अगर इसको बेटा 10 गुना करें तो ये आपका 24,000 हो जाएगा, और ये तो 21,000 है, यानी कि ये 10 गुना नहीं है, ये 10 गुना नहीं है, यानी कि ये मान 10 गुना के हिसाब से देखा जाए, जिसे 1/10 कहेंगे, ये ज़्यादा है। इसी प्रकार से इसको देखा जाए तो इसमें भी बेटा 10 गुने का संबंध है, तो इसमें 10 गुना से कम है। आप देखिए, आपको हल नहीं करना पड़ा, तो आपका उत्तर क्या होगा, उसने कहा है टोटल आय की तुलना में अधिकतम बोनस, तो ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ मात्र 21,000 है, 21,000 पर ही 24,000 है। बात को समझो आप, 21,000 पर ही 24,000, तो उत्तर आपका यन होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। बात समझ गए। देख लीजिए एक बार फिर से, वह कहता है वह कर्मचारी जो अपनी टोटल आय की तुलना में, कुल आय की तुलना में अधिकतम बोनस कमाता है। इसका मतलब क्या है कि वो उसकी आय भी देखिए और उसमें वो अधिकतम बोनस कमाता हो। अधिकतम बोनस का मतलब बताइए। अधिकतम सिर्फ ये नहीं ज़्यादा किसमें कमाता, अधिकतम का मतलब है आय, टोटल आय की तुलना में। तो इसमें बेटा 27,000 है, तब ये 12,000 का आपका कितना कमाता है, ये बोनस है बेटा, तो ये 2400 कमाता है। इसमें 15,000 है तो 1200 कमाता है। अब इसको देखें कैसे, एक तो इसको अनुपात से ऊपर नीचे भिन्न में रख के सरलतम कर सकते हो, तब देख सकते हो, लेकिन ये तरीका नहीं होता है। आंकड़ों को देखने का ये तरीका है जो व्यवहारिक है, कि आप सोचिए 27,000 है, ये आपका 2400 है, इसको 10 गुना करो तब भी इसके बराबर नहीं हो पा रहा है, अर्थात इसकी गणित की भाषा में और बल्कि उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए व्यवहारिक भाषा में, यार इसका तो 10 गुना भी इसके बराबर नहीं हो पा रहा है, यानी कि छोटा है। अब इसका देखिए, आपका यहाँ 10 गुना एक मानक जैसा बन जाएगा, 10 गुना आपका एक हिसाब जैसा बन गया कि 10,000 आप 10 गुना, ध्यान रखिए, इसमें आपका 1200 है, इसमें आपका 15,000 है, इसका बेटा 10 गुना करोगे तब भी इसके बराबर नहीं आ पा रहा है। इसका बेटा 10 गुना करोगे तो बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है, यानी कि 10 गुना ये है। इसका 10 गुना करोगे तो बेटा ऊपर निकल जाएगा, यहाँ 21,000 है या 24,000 हो जाएगा। इसका 10 गुना करोगे तो बिल्कुल 10,000, इसका 10 गुना है, तो बेटा सबसे ज़्यादा बोनस अपेक्षाकृत है वो 2400 है, वो किसका, यन का है, तो उत्तर आपका सही है बी, ये आपका ऑप्शन सही है। बात समझ गए, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, जो लिख के लगाते हैं उससे बड़ा टाइम लगता है। जितनी देर में आप 4-5 सवाल लगा जाओगे, उतनी देर में एक सवाल लगेगा। उसमें क्या करोगे बेटा, अगर तुलना में देखोगे तो अनुपात निकालोगे, किसका, टोटल आय का नीचे रखोगे और जो बोनस है ऊपर रखोगे, फिर देखोगे किसमें अधिकतम आया है, और चीज़ वो नहीं है, बिल्कुल आप उससे न लगाएं, आप ऐसे लगाएं, आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें बेटा। वह कर्मचारी जिसकी टोटल आय से उसके वेतन का प्रतिशत अधिकतम है। टोटल आय में उसके वेतन का प्रतिशत अधिकतम है, इसमें भी हम मौखिक लगवा देंगे आपको। सबसे पहले थोड़ा समझ लो, प्रतिशत की बात आती तो उसके वेतन से, प्रतिशत सदैव किसी के सापेक्ष होता है, तो उसके वेतन का प्रतिशत अधिकतम है, उसकी कुल आय में उसके वेतन का प्रतिशत अधिकतम है। वह कर्मचारी, मतलब वह कर्मचारी कौन है जिसकी आय में उसके वेतन का प्रतिशत अधिकतम है। तो अगर हम लिख के लगाएंगे तो वेतन, उसकी आय में, टोटल आय में, तो टोटल आय नीचे लिखेंगे, कुल आय नीचे लिखेंगे और वेतन ऊपर लिखेंगे, फिर बेटा प्रतिशत निकालेंगे। जैसे हमको इसका निकालना अगर के का, तो इसमें बेटा 27,000 हम नीचे लिखेंगे,
वेतन से कितना 12,000 ऊपर लिखेंगे, फिर प्रतिशत में बदलेंगे तो ऐसे बेटा आएगा कितना % उसका टोटल आय में वेतन है निकलेगा। इसी प्रकार से पाँचों का निकालना होगा, कितना टाइम लगेगा सोचिए। आप मौखिक इसको कर सकते हैं। प्रतिशत का मतलब ही हिसाब होता है, प्रतिशत का मतलब भी हिसाब होता है। हिसाब समझ रहे हैं? मैं अगर कहूँ 2 इसके पास है तो 4 इसके पास, तो कहे 20 इसके पास है 40 इसके पास, तो एक ही बात, क्योंकि हिसाब एक ही है। हिसाब ये 2 दूना हिसाब एक ही है। तो यहाँ भी प्रतिशत उसने कहा, प्रतिशत भी एक हिसाब है। तो इसका मतलब क्या हो, वह कर्मचारी जिसकी आय में उसके वेतन का प्रतिशत अधिकतम है। तो वेतन देखो और आय देखो, टोटल आय बेटा देखो, ये टोटल आय है ये, और वेतन है ये। तो इसमें देखो बेटा 12 दूनी 24 एन 3 27, 6 दूनी 12 3 15, 21 दूनी 42 3 45। बात समझते जाओ। 9,000 है, यहाँ 21,000 है, तो 9 दूनी 18, 18 3 21। बात समझते जाओ। और यहाँ 12,000 है, यहाँ आपका कितना 30,000 है, तो 12 दूनी 24 और 6 30। मैं क्या कहता हूँ समझने का प्रयास करना, देखिए समझाते। यहाँ है आपका 12,000 और यहाँ है 27,000। तो हमारे मन में आता है कि 12 दूनी 24, दुगने से भी ज़्यादा, कितना ज़्यादा 3,000। हमारे दिमाग में एक बार आया कि दुगने से 3,000 ज़्यादा है। 6 दूनी 12 3 15, ये भी 3,000 ज़्यादा है। 21,000 दूनी 42,000 एंड 3 45,000, ये भी 3,000। देखिए अब नियम आपके साथ तुरंत बनेगा। आप अगर हो सकता है इसमें 3 को महत्व ना देते, लेकिन अब सब में 3 3 आ रहा है, इसलिए इसको भी महत्व देना आसान है। 9,000 दूनी 18,000 3 21,000, मतलब सब में 2 गुना से 3,000 ज़्यादा है। और इसमें 12,000 दूनी 24 6, इसमें तो 6,000 ज़्यादा है। तो मतलब ये है, उसने कहा है टोटल आय में वेतन का प्रतिशत अधिकतम कितना है, गुना में जो अधिकतम होगा। अब इसमें तो भैया ये तो अधिकतम है नहीं, ये तो अधिकतम है नहीं, क्योंकि 12 दूनी 24, इसमें तो 6 ज़्यादा है, तो ये तो है नहीं अधिकतम। अब इसमें देखो सेम कंडीशन है, 12,000 तो 27,000, 2 गुने से 3,000 ज़्यादा, इसमें भी वही 2 गुने से 3,000 ज़्यादा, इसमें भी 2 गुने से 3,000 ज़्यादा, इसमें भी 2 गुने से 3,000 ज़्यादा। जब सब में, लेकिन अपेक्षाकृत, तो ये है वह कर्मचारी जिसकी कुल आय में उसके वेतन का प्रतिशत अधिकतम हो। नहीं बेटा, वह कर्मचारी जिसकी कुल आय में उसके वेतन का प्रतिशत अधिकतम कह रहा है, अधिकतम बेटा कह रहा है, तो ये तो कतई नहीं, ये तो न्यूनतम है। वेतन का प्रतिशत न्यूनतम क्यों, यहाँ 30,000 है तो इसका 15,000 और कुछ इसके नीचे होना चाहिए था, क्योंकि इसके अनुसार 12 दूनी 24 27,000 होता, तब ये 12,000 होता। यानी कि ये 12,000 अगर 30% तो ये कम है। उसने कहा उसके वेतन का प्रतिशत अधिक किस में है। तो आप सोचिए, ये तो 6,000 का जब दूना करोगे तब इतना आया, तो ये अंतर भाई तो ज़्यादा है। तो ये तो न्यूनतम की तरफ ले जा रहा। अधिकतम कहाँ है, अधिकतम इसमें देखो बेटा, ये 21,000 वाला अधिकतम होगा भाई। क्यों, क्योंकि 21,000 है तो उस समय अंतर है कितने का, 2 गुना और 3,000 रुपये का। बेशक अंतर इसमें भी 2 गुना और 3,000 का है, लेकिन ये तो 9,000 ही है। तो अगर 9,000 पर 2 गुना और 3 का अंतर है, तो इसमें तो 2 गुना और कुछ ज़्यादा का अंतर होना चाहिए था। बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से इसमें आपका उत्तर यम होगा। देखिए आपका यम सी सही है। हाँ सही। अब मैं जानता हूँ कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो 100% समझ जाएंगे। बेटे दैनिक जीवन की बात है, ज़रा सोच के देखो। मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि बेटा अगर आपके पास 2 रुपये हैं तो आपके दोस्त के पास 4 रुपये हैं। अगर आपके पास 20 रुपये हैं तो उसके पास 40 हो गए। तो हिसाब बेटा एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग है। आप बात समझिए, एक प्रतिशत भी एक हिसाब है, अनुपात भी एक हिसाब है, और सापेक्षता भी कहे तब भी हिसाब है। तो अब आप समझिए, अब इसमें
अगर 2 हैं तो इसके पास अंतर 2 का है, अगर अंतर देखोगे तो इसे दिक्कत आएगी। इसमें तो अंतर 20 का है, लेकिन ये चीज़ क्या है, बराबर। तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, बेटा ये देखो 12,000 है, इसमें अधिकतम वेतन आपको लेना है, तो 12,000 है, तो इसमें बेटा आप चाहे दुगना कह लो, फिर 3,000 कह लो। इसमें 6,000 पर ही बेटा दुगने और 3 का अंतर है, तो भाई 6,000 पर वही चीज़ है, वही 21,000 पर है, तो आप सोचो, तो 21,000 पर ये अंतर अपेक्षाकृत कम है, तो इसलिए ये आपका सही। बात समझ के, अगर किसी बच्चे को इससे नहीं समझ में आता है तो मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, तो उसकी टोटल आय नीचे लिखिए, आय नीचे लिखिए, टोटल आय, और उसका वेतन जो है ऊपर लिखिए। आप प्रतिशत निकाल लीजिए, जो आएगा, जो अधिकतम आएगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे हम 1 का निकाल के बताते हैं, जैसे इसकी 27,000 है, ये नीचे रखो, और 12,000 वेतन से प्राप्त किया है, ये ऊपर रखो, और इसको क्या करो, प्रतिशत में बदलो। इसी प्रकार से इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। बात समझ के, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखें। कोटि ओ में कर्मचारियों के मामले में ओवर टाइम से आय बकाया से आय का कितना प्रतिशत है? ओवर टाइम से आय बकाया से आय का कितना प्रतिशत? बेटा इसमें किसका नीचे रहना चाहिए? बकाया से आय का। बकाया से आय नीचे रहना चाहिए। ओवर टाइम से आय बकाया, तो ओवर टाइम वाला कहना रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। ओवर टाइम वाला ऊपर रहना चाहिए। ओवर टाइम से आय बकाया से आय का कितने प्रतिशत है? अब इसको आप ऐसे कर दीजिए, आ जाएगा। तो बकाया से बेटा कितनी है? बकाया से देखो कितनी है, कितने प्रतिशत है? किसका? ओ का बेटा कहा, ये तो आसान है, सीधे कहा। बकाया बेटा कितना? 7500 है। और ओवर टाइम से कितना है बेटा? 6,000 है। तो ये ऐसे रखेंगे, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कुछ नहीं था बेटा, 15 से 15 चक्कू 60, 15 पचे 75, ये भी मौखिक दिखता था, 20, आपका कितना है बेटा? 80%। बात समझ गए? सापेक्ष वाला मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल बताए हैं पिछली बार। तो इसमें आप देखिए, कोटि ओ में कर्मचारियों के मामले में ओवर टाइम से आय का, ओवर टाइम से आय जो है बकाया से आय के कितने प्रतिशत? किसके सापेक्ष? बकाया से। तो बकाया वाली कहाँ रखेंगे? नीचे। ओवर टाइम वाली कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो ऐसे रखे ऊपर, तो 6,000 ऊपर, 7500 नीचे बकाया वाली है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो ये करेंगे, ये कटेगा, 15 चक्कू 15 पचे और 5 भी सही हम, 20 चक्कू 80%। बात समझ के, तो बिल्कुल आसानी से बेटे सवाल हो जाएंगे आपके। अब आज इतने ही रखें, क्योंकि इन सवालों को आप समझने का प्रयास करें और आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ये कोई सवाल मैंने नहीं बनाए हैं, ये सब सवाल एसएससी में आए हुए सवाल है। इसमें बेटा लिखा नहीं, ये सब एसएससी के सवाल आए हैं, क्योंकि सबसे ऊपर वाले में ही लिखा होगा मुझे लग रहा, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ये भी एसएससी से आया हुआ सवाल है। एसएससी के साल्ट से ये मैं सवाल सब ले रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से लगा लीजिए। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। और देखिए, आपको आंकड़े आपके सामने किस हिसाब से रखे जाते हैं? इस हिसाब से रखे जाते हैं कि आप जैसे वास्तविक जीवन में चीज़ों को समझ लेते हो, वैसे इन चीज़ों को समझ लो और मौखिक आप उत्तर दे सकते हैं। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।